Raj Vidya idi Param Vidya, which means political science is the master science. Knowledge is virtue. महिलाओं का उतना औसत नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट साहस, इट इज़ ऑल अबाउट करेज. अगर ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं ये संस्थान सक्सेसफुली स्टैब्लिश नहीं कर पाती तो शायद मेरे बाद अन्य महिलाएं भी ऐसा सोचती कि दिस इज़ नॉट अ फील्ड विच इज़ मेंट फॉर द वुमेन. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली those who have been there. They have also been a constant source of motivation. तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कॉलेज प्लस प्रिपरेशन? पॉलिटिकल साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है? काम करें, आप फल की इच्छा नहीं करें. और अगर आपने काम किया है आपको फल मिलेगा, अगर नहीं भी तो काम को एंजॉय करें. एंजॉय योर स्ट्रगल. नमस्कार, मैं हूं उन्नति तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे चैनल द सिंसियर टॉक्स में. भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से, सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक यूपीएससी सीएसई. इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या, या फिर यूं कहूं कि एस्पिरेंट्स की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है और सक्सेस रेट 1% से भी कम. जो लोग इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और एस्पिरेंट से ऑफिसर तक का सफर तय कर लेते हैं, वो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक फिगर या फिर एक चर्चित हस्ती बन जाते हैं. और जब इन टॉपर्स से बात की जाती है तब कुछ चुनिंदा नाम ऐसे होते हैं जो लगभग हर टॉपर लेता है, और उनमें से एक हैं शुभ्रा रंजन मैम. मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम अर्थशास्त्र की उस पंक्ति से करेंगे जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को यूजुअली बोलती हैं, और वो है राज विद्या इति परम विद्या, विच मीन्स पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस. इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मैम मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की मेंटोर हैं, और मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पास आउट हैं. मैम कॉलेज प्रेसिडेंट रही हैं और कॉलेज टॉपर भी रही हैं. मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहेंगे. ज़रूर करिए. जी मैम, पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त और उन्हें मोटिवेट करते वक्त एक बात बोलती हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. यस. तो हम जानना चाहेंगे कि ये पंक्ति आपके जीवन में क्या अहमियत रखती है, या फिर आप इससे कैसे रिलेट करती हैं? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली रिलेट करती हूँ, और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ, क्योंकि किसी का भी जो जीवन है अगर आप देखते हैं कि उसमें अक्सर चैलेंजेस आते हैं. अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि सामने अवरोध नहीं रहे या ऐसे चैलेंजेस नहीं आए. पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने ये पंक्ति सुनी तो उस पर मुझे एक नई ऊर्जा मिली और एक बहुत हिम्मत मिली, और शायद मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने इस पंक्ति को अपने जीवन से बहुत रिलेट किया, और मुझे लगा कि इसने मुझे इतना मोटिवेट किया. तो ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए, और ऐसा ही है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है. आप जो कुछ भी करना चाहेंगे आप अल्टीमेटली अपने साहस से उस चीज़ को करते हैं. और अपने जीवन के, अगर मैं सफलता असफलता इन दोनों को एक सादगी के साथ अगर मैं निर्वहन कर पाई हूँ तो मुझे लगता है कि इस पंक्ति का बहुत बड़ा आधार रहा है. जी, कोई ऐसा किस्सा जो अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? देखिए, किस्सा इन जनरल ये है कि बहुत कोई बड़ा किस्सा नहीं है, लेकिन ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्री है जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री आप कह सकते हैं. नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, इंटायर इंडिया में ही या ग्लोबली आप कहें तो अभी जो डेटा है वो सब क्या दिखाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का उतना औसत नहीं है. तो जब भी आप एक
वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और स्पेशली आप अगर एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, आप एक बहुत छोटी सी जगह से आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस रहते हैं। तो जब पहले मैं कई संस्थानों में मैंने पढ़ाया, और जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना एक संस्थान खोलूँगी, जो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो वो इतनी आसान चीज़ नहीं है, कंसिडरिंग द कंपटीशन, कंसिडरिंग द टाइप ऑफ रिसोर्सेस। तो मेरे पास क्या चीज़ थी और क्या चीज़ जिसने मुझे साहस दिया, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस थे कि हमें जहाँ मैं पढ़ा रही थी वहाँ भी मेरी लाइफ बहुत स्टेबल थी, लेकिन क्या एक बड़ा काम आगे करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्रश्न यही था कि साहस है या नहीं है। तो आज हम ये कह सकते हैं ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट साहस, इट इज़ ऑल अबाउट करेज। तो आज भी मैं स्टूडेंट्स को वही बता रही थी कि what is an enterprise? Enterprise is courage. Enterprise is ability to take the calculated risk. और जब एक वुमेन कोई प्रोग्राम या इस तरीके का कोई इनिशिएटिव करती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये प्रूफ करना होता है। हमारे लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो एक मेन के लिए हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज इस्टैब्लिशिंग योर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का प्रश्न रहता है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं ये संस्थान सक्सेसफुली इस्टैब्लिश नहीं कर पाती, तो शायद मेरे बाद अन्य महिलाएं भी ऐसा सोचती कि दिस इज़ नॉट अ फील्ड विच इज़ मेंट फॉर the women. Even when I started as a teaching, number of times people did ask कि this teaching is not teaching in schools and colleges because a woman has to take care of family also. तो यहाँ पे जो यूपीएससी इतना डायनेमिक फील्ड है, क्या आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगी? तो ये खुद अपने आप में एक चैलेंज था। तो मैनेज हम कैसे करते? ऑब्वियसली एवरी पर्सन रिक्वायर्स अ मोटिवेशन। तो मुझे लगता है कि दिस थिंग हैज़ हेल्प्ड मी, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब बहुत संख्या में women teachers are also emerging, and I have also tried from my platform to give maximum exposure to the women teachers, and almost every women teacher I have interacted, they somewhere felt that still people do not trust वुमेन स्कूल में तो पढ़ा लेंगी, लेकिन इस तरीके का काम जहाँ पर आपको पल पल करंट और ये चीज़ों को ध्यान रखना है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ टीम ऑफ वेरी गुड लीडर्स, वेरी गुड टीचर्स एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन। ओके मैम, एक सवाल और इसी क्वेश्चन में कि आप जब अपने इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन जब आप रख रही थी, तब उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी रहे होंगे। करेक्ट। तो उनको आपने कैसे डील किया? साथ में आपके बैकग्राउंड में वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया? देखिए, रिस्क तो किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में रिस्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिशा क्या चीज़ दिखाती है? आपको दिशा दिखाती है आपका नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान। तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में मैं शायद जीवन भर आभारी रहूँगी, क्योंकि इससे मुझे इतनी चीज़ें जानने को मिली, जीवन को बहुत करीब से देखने और समझने को हमेशा मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा, आप ये कह सकते हैं ना कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन दो रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और एक मुश्किल रास्ता है। तो आसान रास्ता तो बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं, सोचना आपको मुश्किल रास्ते पे ही पड़ता है, और आपकी पर्सनालिटी का, आपके अस्तित्व का जो एक टेस्ट होता है वो तब ऐसा ही होता है। तो मैंने तो इसको उसी पर्सपेक्टिव से लिया। मैंने हमेशा ही सोचा कि आसान चीज़ की जा सकती है, लेकिन मुश्किल चीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, और मुझे भी अपनी कैपेसिटी टेस्ट करनी थी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। नाउ एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न्ड, आई कैन से
the main support has been my family. And when I say my family, it is not just my immediate family in the sense कि मेरा परिवार, my husband, my children, but I always consider a extended family that includes my students. So of course, students have always been a source of inspiration and motivation. एंड मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने हमेशा ये कहा कि मैम आपका यहाँ पर जो अचीवमेंट्स हैं वो लिमिट हो रहा है, यू नीड टू डू समथिंग बिग. तो जितना टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारती हूँ उससे ज़्यादा टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही गुजारती हूँ. तो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली those who have been there. They have also been a constant source of motivation along with, and I also feel that I am very lucky that I got good students who have produced extraordinary results. तो शायद ये भी एक संयोग ही कहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि टुडे आई कैन से कि इतने बच्चे इतनी अच्छी रैंक लाए हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे पास आए, ये भी एक संयोग है. ठीक है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग एंड आई बिलीव कि बोथ जो फैमिली इन कन्वेंशनल सेंस अलॉन्ग विथ माई स्टूडेंट्स, दे हैव ऑल्सो बीन अ फोर्स बिहाइंड इट. ये जो आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जो भी हमारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, जो हमारे व्यूअर्स होंगे, वो डेफिनेटली इस बात को जानकर उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि जिस प्रकार से हमारे टीचर्स या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं. अगर हमारे एक्शन से आपको भी थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन मिल पा रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है. हाँ नहीं, बहुत, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग. और आपको पता नहीं कि आपको मोटिवेशन कब मिलता है, कैसे मिलता है. तो व्हेन आई go to the class and when I see the smiling faces, तो I think कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है. I feel like coming to the class, interact with them, and fortunately for whatever reasons I always found कि students have been very very supportive. ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. जब भी कोई स्टूडेंट यूपीएससी की जर्नी में एंटर करता है और अगर वो किसी शेड्यूल को ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है तो कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि वो उसे मुश्किल से 7-8 दिन या फिर 10 दिन फॉलो कर पाएगा. तो मैं जानना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट को कोई भी टाइम टेबल बनाते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी कर पाए प्लस उसमें कंसिस्टेंट भी रहे. देखिए, इस पूरे एग्ज़ाम में जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये एक व्यक्तित्व की परीक्षा है. जी, ठीक है. और कौन सा व्यक्तित्व, कैसा व्यक्तित्व? एक ऐसा व्यक्तित्व जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाला है. तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जहाँ आप लोगों के साथ डील करेंगे तो आपके अंदर एक प्रैक्टिकल समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कॉमन सेंस. ठीक है, एक दुनियादारी की समझ और एक कॉमन सेंस की समझ. तो दुनियादारी की समझ में हम ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही आर्टिफिशियल वर्ड में होगा कि आपने टाइम टेबल बनाया, आप उसको फॉलो कर पाएँ, बिकॉज चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. बट हमने टाइम टेबल बनाया और हमने कोशिश की. दैट शुड बी द बेसिस ऑफ मोटिवेशन. वी ट्राइड इट. वी नीड टू ऑल्सो गिव स्पेस टू द थिंग्स विच हैव नॉट बीन अंडर आवर कंट्रोल. तो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से लें आप. जब तक अपनी भावनात्मक चीज़ों पर कंट्रोल नहीं पाएंगे, आप अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाया और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग कर रही है, तो मेन चीज़ है कि आप इसी में और ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे. तो हाउ डू यू टैकल द चैलेंजेस, हाउ डू यू टैकल द प्रॉब्लम्स, वो इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट प्लस एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि थ्रू यूपीएससी प्रिपरेशन एक जर्नी है. आपको पहले दिन से ये कभी नहीं समझ में आएगा कि यही एक फाइनल टाइम टेबल है और यही फाइनल तरीका है. आपको लगातार एक्सप्लोर करते रहना है. ठीक है, और चीज़ों को प्रैक्टिकली लें. चीज़ों
वी आर नॉट मशीन्स, वी डोंट लिव इन दैट वर्ल्ड। तो उतना स्पेस आपको रखना है, आपको इन फैक्टर्स को, कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली आपका मोटिवेशन जो है वो बना रह रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, नो बडी इज परफेक्ट, बट आर यू नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? दैट इज फाइन। छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हुए, छोटे मोटे गड़बड़ हुए तो चलता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कॉलेज प्लस प्रिपरेशन? मैं तो हमेशा कॉलेज स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि जब भी आप जो भी काम करें वो पूरे तन मन धन से, आप पूरे तरीके से उस चीज़ को करना चाहिए। तो कोई जल्दी नहीं है कि आप कॉलेज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, और प्रिपरेशन करने के कारण जो कॉलेज लाइफ है आप उसको इग्नोर करें। मेरे हिसाब से देर इज़ नो बेटर टाइम यू विल हैव देन योर कॉलेज टाइम। आप कॉलेज टाइम को ही फोकस करें। और कॉलेज जैसे आई नेवर अप्रूव ये जो ट्रेंड है 12th के में भी, कि बच्चे स्कूल्स की जगह कोचिंग्स कर रहे हैं और दे आर मिसिंग आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जो नहीं करें। यस। और आप ये समझिए कि जब आप कॉलेज में हैं, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलती। आप कॉलेज की ही पढ़ाई को अगर अच्छे से करेंगे तो आपका यूपीएससी के लिए जो बेस है वो बहुत बेहतर बनेगा। और everything will take time. You require some level of mental maturity, emotional maturity. एक रीज़न है ना सिविल सर्विसेज वाला, कि उन्होंने बोला है कि मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। तो आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप जो लाइफ में एट प्रेजेंट है उस चीज़ के साथ पूरा न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कोई दौड़ नहीं है, टेक योर टाइम। It's not a race. You should do things at your convenience when you want to do it, and you can fully, आप कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड नहीं कर पाएंगे, वो अचीव नहीं होगा। एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव, यू नीड कंप्लीट डिटर्मिनेशन, यू नीड कंप्लीट फोकस। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कॉलेज में ही अच्छे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपके कॉलेज में एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं तो यू कैन टेक द लीडरशिप, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। एंड अगेन, यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अ नॉलेज एग्ज़ाम, it is also about your social intelligence and emotional intelligence, and look the exam from a holistic perspective. जी। तो हम जानना चाहेंगे कि यूपीएससी में हम पीएसआईआर तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इन जनरल लाइफ एंड अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है? पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस, आई विल स्टार्ट विथ सॉक्रेटिस व्यू इटसेल्फ दैट नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है। तो हर व्यक्ति एक अच्छे जीवन की कामना रखता है, और अच्छे जीवन की कामना के लिए ज्ञान की अपनी महिमा है। फिर आप चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, फिर वो सोशियोलॉजी का नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज हो, तो पॉलिटिकल साइंस या आई बिलीव नॉलेज इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। तो एक तो किसी भी डिसिप्लिन में आप पढ़ाई करें, आप उसको अच्छे से पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस अगर आप एक विषय के रूप में चुन रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे समय में हैं जिसमें आप कह सकते हैं इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल सर्विसेज के अलावा भी आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। आप देयर आर लॉट ऑफ थिंक टैंक कल्चर दैट हैज़ इमर्ज्ड, आप उसमें जा सकते हैं। आप थॉट लीडर बन सकते हैं। आप बहुत सारे अभी स्किल डेवलपमेंट थिंग्स हैव कम, जैसे कि आज जो हमको बाहर से दिखता है शायद वैसा नहीं है। इवन MPs, MLAs, दे रिक्वायर लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, लॉट ऑफ रिसर्च। वी लिव इन अ नॉलेज सोसाइटी। फाइन। तो जो आप नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने अच्छे से, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको नॉलेज अच्छे से मिली है, तो आई बिलीव
पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके यू शुड नेवर फील इनसिक्योर अबाउट द करियर. इनफाइनाइट करियर्स हैं, आप एक्सप्लोर करें. यू कैन गो फॉर योर स्टार्टअप्स, यू कैन डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन स्टडीज़ रोल है, रिसर्च, इन चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है. जी. अच्छा, फिलहाल यूपीएससी या फिर यूँ कहूँ कि आईएएस आईपीएस के अलावा और आपके स्टूडेंट्स कौन कौन से क्षेत्र में हैं? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे तो खुद पहले नहीं पता था, बाद में बच्चों ने बताया कि मेरे क्लास में सिर्फ लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए नहीं आते. कई लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा उनको एक्सपोजर हो जाए, शायद उनको फॉर एग्जाम्पल भारत का संविधान समझ में आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में उन्हें चीज़ें समझ में आ जाए. और मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, इसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं हु हैव गॉन एट द लेवल ऑफ पंचायत. वो पंचायत में प्रधान हैं, पंचायत के स्तर पर एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उसमें एक काफ़ी वेल नोन पंचायत की वो हैं भक्ति शर्मा जी. इसके अलावा many of my students have went to different policy making institutions में भी हैं, अर्बन प्लानिंग में या बहुत रिसर्च एरियाज़ में भी वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. तो और बहुत सारे लोग कभी भी मैंने ऐसे पूछा भी कि आपका क्या सच में कभी भी कोर ऑब्जेक्टिव नहीं था यूपीएससी? तो नहीं था. दे जस्ट वांटेड कि एक्सपोजर एंड एक्चुअली आई फील दैट कि I need to also establish, I am in the process to establish an institution which can be seen as a one-stop place for everything associated with political science, from theory to skill building. And I wish and I dream that one day, if I can be in a position to establish something like online of just like London School of Political Science and Economy, if something I am able to do here also. तो ये जानकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो विजन है वो काफ़ी मल्टी डायरेक्शनल है और होना चाहिए. जी, आपको रुकना नहीं चाहिए. बिल्कुल. जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट 1% से भी कम है. तो आपका क्या मानना है कि क्या स्टूडेंट्स को यूपीएससी के साथ साथ कोई प्लान बी जैसा कोई बैकअप रखना चाहिए? ऑफ कोर्स रखना चाहिए. यू हैव टू बी सेंसिबल. आप केवल अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ कंपटीशन जहाँ पर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस रहता है. ठीक है, तो आप दूसरे के प्रिपरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसा भी हो सकता है कि आपके टाइम जो और लोग हैं वो आपसे और भी अच्छे हों. यू गिव योर बेस्ट एंड एनी सेंसिबल पर्सन विल हैव प्लान बी. लेकिन प्लान बी को डे 1 से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लान बी हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन में चले जाएं, एंड एजुकेशन इन एनी फॉर्म विल नेवर गो वेस्ट. I myself is an example, and I can say that there is no blessing like an education, and we need to promote education. तो प्लान बी रखे. आप दो नावों में सवार नहीं हुई है. जैसे कई बच्चे आते हैं कि हम एमए भी कर लें और यूपीएससी भी कर लें, तो दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, फिर दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं होती हैं. आप अगर यूपीएससी करना चाहते हैं, आप करें. मान लीजिए आपने 2 अटेम्प्ट दिए और उसके बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आप फुल फ्लेजेड कर सकते हैं. मैं कहती हूँ प्लान बी रखिए, लेकिन पहले दिन से नहीं एग्जीक्यूट करिए. जी. एक समय में आपका एक ही गोल होना इम्पोर्टेंट है. मतलब जो हमारा अटेंशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. बट यू विल हैव टू टेक, यू आर नॉट गॉड, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग. तो आगे क्या होगा आपको नहीं पता है, लेकिन जब यूपीएससी नहीं हो तो देखा जाएगा. और मेरे अनुसार की यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, और सभी बच्चों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि उसके बाद उनका सोचने का एक तरीका काफ़ी बदलता है. और आपने फॉर्मल एजुकेशन ली, आपने इनफॉर्मल एजुकेशन ली, आपने एजुकेशन ली. एजुकेशन इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग. यू विल बी एबल टू डू समथिंग, डोंट वरी. जी. मैम, यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में आने के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
तो वो कौन सी बातें हैं जो कि एस्पिरेंट्स को और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त? साथ ही में पीएसआईआर को अगर आप एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। आपका बैकग्राउंड हो सकता है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन केवल इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड इनफ नहीं है। उसमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम आपको चाहिए होता है, यानी कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, आपके पास प्रॉपर नोट्स हों जिसके लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जहाँ पर कंप्लीट इकोसिस्टम हो और अनसर्टेनिटी कम हो। आप प्रिडिक्टेबिलिटी पे जा सकते हैं, आप ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो that should be your criteria, and obviously the mentor plays a very important role. Now, as far as political science is concerned, what are the benefits? I will say the biggest benefit is there is no subject that makes such an impact on a personality like this particular subject, and ultimately the exam is a personality exam. ये तो एक broad sense में आप समझ लीजिए, but अगर हम बहुत प्रैक्टिकल सेंस में बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो 70% से ज़्यादा आप जनरल स्टडीज़ कर लेते हैं। बिकॉज इवन यूपीएससी में जो इकोनॉमी है वो कोई बिल्कुल कोर मैथमेटिकल इकोनॉमी नहीं है, वो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो पेपर वन पॉलिटिकल साइंस कैसा, इट्स अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। फाइन, तो पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस में फिलॉसफी है। The way political science students can do essay paper, the way they can do ethics paper, the way they can do GS2 paper, even GS1 paper, तो वो सभी चीज़ों पर इन टोटलिटी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को जीएस को लेकर कभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका सिलेबस ही बहुत कुछ कवर कर लेता है। जी, क्या बचता है आपके पास? थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी बचता है, ज्योग्राफी बचता है। इवन में इकोनॉमी के अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देखें तो ऐसा नहीं है कि एज आई जस्ट सेड कि वो कोई बहुत कोर सब्जेक्ट्स, कोर इकोनॉमी है, तो आपको ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ा पोर्शन या जो बेस है वो फिलॉसफी है। आप किसी भी डिसिप्लिन्स की बात करें, हर डिसिप्लिन के बेस में फिलॉसफी है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब मॉरल फिलॉसफी, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो हर सब्जेक्ट, आप कोई सोशल इश्यूज ले रहे हैं लेकिन बेस में फिर वही चीज़ें हैं, तो आप टोटलिटी में यू आर इन अ बेटर पोजीशन। और शायद यही रीज़न है कि पॉलिटिकल साइंस के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं और कंसिस्टेंट हैं। अच्छा, और शायद यही इसका रीज़न भी है कि पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल लेने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। यस, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत रुचिकर है। आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल स्टडीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज से भी काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल जाता है। जी, ठीक है मैम, हम इस डिस्कशन को थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की ओर लेके चलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेमिनिज्म, और ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को समझने में गलती कर देते हैं या फिर उसे एक अलग दिशा में ले जाते हैं। फेमिनिज्म में बहुत बड़े नाम रहे हैं, जिनमें से एक हैं सिमोन दी बेवर, और उन्होंने कहा है कि वन इज़ नॉट बॉर्न विमेन, वन बिकम्स विमेन। साथ ही सार्त्र ने कहा है कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। तो मैं चाहूँगी कि आप फेमिनिज्म की एक ट्रू पिक्चर हमारे व्यूअर्स को प्रेजेंट करें, और इन दो स्टेटमेंट्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इनको कैसे समझ सकते हैं, वो भी हमें बताएं। देखिए, लाइक ऑल कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। जी, तो फेमिनिज्म की जो परिभाषा आप कह सकते हैं 18th 19th सेंचुरी में थी, वो आज नहीं है, क्योंकि आपकी समझ का लगातार विकास होता जा रहा है, तो चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब फेमिनिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, फेमिनिज्म का बेसिक कंसर्न क्या था? फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू वुमेन। तो
इन मॉडर्न सेंस, हालांकि फेमिनिज्म के रूट्स लोग प्लेटो से भी लेते हैं, J.S. मिल काफ़ी बड़े इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, लेकिन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम वो थी, और उन्होंने राइट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइट्स ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट आया, और उसी तर्ज पर उन्होंने एक पेटिशन दिया, उसमें राइट्स ऑफ वुमेन की बात की गई कि क्या वुमेन विल ऑल्सो बी गेटिंग सिमिलर राइट्स। तो शुरुआत में जो फेमिनिज्म है, आप कह सकते हैं फेमिनिज्म एक सोशल मूवमेंट के फॉर्म में डेवलप होता है, इसीलिए हम फेमिनिज्म को वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसको हम सोशल मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फेमिनिज्म की आइडियाज़ अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, चीज़ें अभी भी समझी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है उसमें उदारवादी विचारधारा, जिसमें सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की बात आई, उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोचेस आने लग गई, जहाँ पर एक कैपिटलिज्म किस तरीके से वुमेन के लिए एक्सप्लॉयटेटिव व्यवस्था है उस पर बात की गई। फिर रेडिकल फेमिनिज्म आया, जिसने चैलेंज किया पेट्रियार्की को और सोसाइटी को। लेकिन आज जो फेमिनिज्म है वो बहुत इंक्लूसिव बन गया है। इंक्लूसिव मतलब फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन नाउ, फेमिनिज्म हैज़ एक्सपैंडेड टू अदर सेक्शंस। आज हम उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी बात कर सकते हैं, अदर कम्युनिटीज़ की भी बात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म जो है वो आज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, एंड it is more inclusive. Anybody who is concerned about the vulnerable sections, who wants to give a life of dignity to all vulnerable section, we can include it into feminism. और अक्सर एक डिबेट उठती है कि क्या फेमिनिज्म और फेमिनिटी ये दो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसा भी मैं नहीं मानती हूँ कि फेमिनिज्म एंड फेमिनिटी कैन नॉट गो अलोंग। तो अभी जो फेमिनिज्म का रिसेंट ट्रेंड्स आप कह सकते हैं, दैट इज़ कि फेमिनिज्म कैन गो वेरी वेल विथ फेमिनिटी उसमें। और आज का टाइम है जिसमें आप we need to establish a new discourse where we need to tell about the feminine values, and feminine values is not just about women. Feminine values always make men a better men. Fine. और अगर भारत में, मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि अगर भारत में फेमिनिज्म का आप एक बहुत अच्छा उदाहरण देखें तो वो गांधी अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आप हमेशा फेमिनिज्म को या वुमेन को आप बेसिकली रिलेट करते हैं पीस से, आप नॉन वायलेंस से रिलेट करते हैं, अवॉइडिंग वायलेंस। तो जो गांधीयन मेथड ऑफ स्ट्रगल था वो यही शो करता है कि हाउ against a very masculinist version of power, you can achieve success through this way too. तो आज इम्पॉर्टेंट है कि फेमिनिन वैल्यूज को आप रीस्टैब्लिश करें, फॉरगेट फेमिनिज्म। आई थिंक फेमिनिन वैल्यूज नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, एंड इफ बॉयज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो आज के जनरेशन के बॉयज हैं, दे आर वेरी रिसेप्टिव, दे अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड दे आर हैप्पी। आई हैव सीन चेंज इन द क्लास वेयर पीपल लाइक पहले कोई मेन फेमिनिस्ट हो, शायद वो उनको एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल था, बट मुझे लगता है कि नाउ दैट चेंज हैज़ हैपन, एंड आई बिलीव कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो सर्टेनली मोर इन्फॉर्म्ड है बिकॉज ऑफ नॉलेज, एंड एनीबडी हु बिलीव्स इन पीस, लव, care, and is sensitive about the needs of the exploited and the oppressed, that should now come within the definition of feminism. And as I said that the definition itself is evolving, that is why feminism is called as a movement. साथ ही जो मैंने कोट किया, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन, और एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, इस पर आपके क्या विचार है? मतलब आप इस कोट के बारे में जानना चाहते हैं या मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब दोनों ही। दोनों ही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस से। ये सात्र का स्टेटमेंट है और सात्र को 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर कह सकते हैं, along with Michel Foucault, and both are French philosophers. तो एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें एग्जिस्टेंस क्या है और उसमें एसेंस क्या है? ये एक प्रयास है ह्यूमन लाइफ को समझने का और उसके पर्पस को समझने का। तो इसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द ह्यूमन्स and other objects. तो what is most distinctive about the other objects? Other objects में पहले essence आता है और फिर existence आता है। essence मतलब idea, एक purpose. For example, आपने माइक बनाया तो पहले आपने सोचा कि माइक बनाना है और उसका काम माइक का ही काम है, लेकिन ह्यूमन के बारे में आप ये नहीं बता सकते कि ह्यूमन का पर्पस क्या है। तो ह्यूमन के केस में एसेंस सेकेंडरी है और एग्जिस्टेंस प्राइमरी है, कि इंसान का एग्जिस्टेंट इम्पॉर्टेंट है और सभी स्पीसीज में मनुष्य को ही ये फ्रीडम दी गई है कि आप अपना एसेंस खुद डिसाइड करें। गॉड हैज़ गिवन यू दिस फ्रीडम। तो सात्र ये भी कहते हैं कि मैन इज डूम्ड टू बी फ्री। तो ईश्वर ने आपको फ्रीडम दी है, आप उसको एक्सप्लोर करें, आप अपना एग्जिस्टेंस प्रूफ करें और आप अपनी आइडेंटिटी समझें, आप अपने गोल ऑफ लाइफ को खुद डिफाइन करें। इन अ वे आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ ऑल्सो, कि जिसको आप कहते हैं अस्तित्व की बात, राइट? तो यही है एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। ये कहता है कि बजाय आप अपना जीवन बाकियों के अनुसार जिए, आप अपना जीवन खुद जिए, अपने अनुसार जिए। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि एग्जिस्टेंस को जीने के लिए आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसका उत्तरदायित्व लेना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब आप अपने राइट्स एंड फ्रीडम को क्लेम कर रहे हैं तो उसके साथ होने वाले सक्सेसेस, फेलियर्स, चैलेंजेस को भी आपको क्लेम करना होगा। तो सात्र का ये भी मानना है कि फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 3-4 चीज़ों के साथ हम देखते हैं, तो इसमें मेन चीज़ यही है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपने लिए जिएं, लेकिन वी लिव इन अ सोसाइटी, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल। कम से कम हम दूसरों के लिए समस्या ना खड़े करें, हम अपने अनुसार जिए, अपने चॉइस के साथ जिए और अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। ये सात्र का थीम है। अब इसी थीम को लेकर सिमोन डी ब्यूवो, इन्होंने वुमेन कंडीशन में इसको अप्लाई किया कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। तो बॉर्न तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में हुए हैं, एंड यू बिकम्स वुमेन। बिकम्स वुमेन मतलब आपका जो एसेंस है, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, वो एसेंस है। तो सोसाइटी आपको क्या एसेंस देती है? सोसाइटी आपको कहती है यू आर बॉर्न एज अ बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन, सो यू हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन एंड दैट फंक्शन। तो व्हाट शी मीन्स टू से इज दैट वुमेन टू assert their personhood. And she also says that it's not that this is only problem with women, even men are not given right to assert their personhood. Men are supposed to live in a particular stereotype way and women are also. In fact, इस साल जो यूपीएससी का essay भी आया था, वो भी इसी टॉपिक पर था कि women or girls are supposed to behave like this and men are supposed to behave like this, two equally harmful disciplines. तो ये शायद सिमोन डी ब्यूवो का ही ये स्टेटमेंट है और इसी चीज़ को वो फोकस कर रहा है कि धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स जेंडर इश्यूज इज ऑल्सो बिकमिंग डीपर, एंड एज यू वर टेलिंग, तो जो फेमिनिज्म भी है वो फ्रॉम वुमेन इश्यूज टू जेंडर इश्यूज की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है फॉर एनी पर्सन who wants to assert their identity. They have all right to do so, but they should not ignore that
you live in a society, and social responsibility is something you cannot ignore. जी क्योंकि ये जो डिस्कशन है हमारा फेमिनिज्म पे है, तो मैं जानना चाहूँगी कि नारी शक्ति वंदन पर आपके क्या विचार हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जी आई थिंक ये एक प्रोग्रेसिव मूव है, अच्छी बात है। मैं सभी लोगों को जिनके कारण ये चीज़ संभव हो सकी, चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी हो, राजनीतिक इंटेंशन हो या जो भी हो, लेकिन ये चीज़ अगर संभव हो चुकी तो मैं सभी को अपनी तरफ से भी एक बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि जिस भी रूप में किसी भी डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के लिए अगर कोई भी स्टेप उठाया जाता है, तो कीपिंग पॉलिटिक्स अपार्ट, वी शुड ऑलवेज recognize the good part of it. We should definitely take a positive view about the things, and why this is so important, because it is related to the women empowerment. Fine, and empowerment has multiple dimensions. The dimensions are very important. One is the economic dimension, and another is the political dimension. तो इकोनॉमिक डायमेंशन, लेकिन पॉलिटिकल डायमेंशन यानी कि जो महिलाएं हैं वो अब क्या करने वाली हैं, महिलाओं को एक सशक्त भूमिका मिलेगी, बड़ी संख्या में भूमिका मिलेगी नीति निर्माण में, कानून के निर्माण में। जब पंचायती राज में इस तरीके की पहल की गई थी तो उस समय ऐसे प्रश्न उठते थे कि वो एक पति पंचायत होगी एंड वुमेन विल बी द स्पोक्स पर्सन, मतलब माउथ पीस। बट मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत बड़ा चेंज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन अ सिंगल डे। इट इज सेड दैट रोम इज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। तो अगर एक छोटा भी कदम उठाया जाता है और सिंबॉलिक ही है, तो वी शुड नो टू वैल्यू, we have to start giving value to each and every step. तो मेरे लिए तो अपने आप में मैं ये कहूँगी एक क्रांतिकारी कदम है। क्यों है क्रांतिकारी? क्योंकि एक समय था जहाँ पर वुमेन को अपने जीवन में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, और शायद प्रैक्टिकली अगर देखें तो आज भी ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन में नॉट हैव। बट ये थॉट ही अपने आप में काफ़ी रेवोल्यूशनरी थॉट है कि जिसको आपने अधिकार नहीं दिया था अपने ही जीवन का निर्णय लेने के लिए, आपने उसको एक ऐसा स्तर या उस योग्य माना कि वो बाकी लोगों के संबंधित भी पॉलिसी मैटर में पार्टिसिपेट करें। तो ये आइडिया अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। और let us start appreciating, let us start carry forward, let us from all of our side, हम जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, let us do to give a real substance to it. जी अच्छा, इसमें एक डिबेट भी चलता है कि ये 24 में आना चाहिए या फिर 29 में आना चाहिए, तो इस पर आपके क्या विचार हैं या फिर इसका एक क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, मैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ इस विचार को लेकर के कि ये चीज़ एक्सेप्ट की गई, इतने लंबे समय से ये बिल बार बार आया, पास नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो अचीवमेंट ऑफ आइडिया है। डेफिनेटली, ठीक है, इस आइडिया को एक्सेप्ट कर पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रहता है कि इसे कब करना चाहिए, सूनर द बेटर, बट अगेन देयर आर टेक्निकल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ डिलिमिटेशन बहुत ज़्यादा। तो बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर बैठ के चीज़ें और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मान लीजिए वुमेन आ भी गई तो अपने आप में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज इन द स्टेटस हो जाएगा, लेकिन वी नीड टू सेलिब्रेट द कंसेंसस इट हैज़ जनरेटेड टुवर्ड्स एन आइडिया। तो चीज़ें फिर वो तो प्रक्रिया जैसे होगी, जो रूल कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो ही अंदर की चीज़ें जानते होंगे। बट आप इस आइडिया की इम्पोर्टेंस को भी देखिए, बजाय कि महिलाएं चुन के आ जाएं। मेन चीज़ है कि इस बात की एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेबिलिटी हुई, ये बहुत बड़ी बात है, और शायद हम उस चीज़ को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं अभी। रेस्ट तो प्रोसीजरल चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैम, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं और उनमें से वन ऑफ योर फेवरेट इज़ मैकियावेली। तो हम जानना चाहेंगे कि मैकियावेली आपके फेवरेट क्यों है, पहली बात, और दूसरी बात कि स्टूडेंट लाइफ पर उनका क्या प्रभाव है। देखिए, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट थिंकर्स हैं, मैकियावेली अकेले नहीं हैं, लेकिन जिस उम्र के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो उस उम्र के बच्चों में मैकियावेली शायद थोड़ा ज़्यादा उनका, आप कह सकते हैं, वेवलेंथ मैच करता है, तो ऐसा फील होता है। और नेक्स्ट चीज़ यही है कि मैकियावेली में जो मेन आइडिया है वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, कि और कि यूथ का एक नेचुरल ओरिएंटेशन रहता है नेशनल इंटरेस्ट को लेकर। अब मैकियावेली क्यों मुझे पसंद है, 2-4 चीज़ें हैं कि मैकियावेली ने जो भी बातें की पॉलिटिक्स के बारे में, वो बहुत ही यथार्थ हैं, वो बहुत ट्रुथ हैं, और ऐसा होता है। तो एक असली आईना दिखाने का काम मैकियावेली करते हैं। लेकिन मैकियावेली की जो बहुत इम्पॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है या मोटिवेट करती है, वो मैकियावेली का एक कॉन्सेप्ट है फॉर्च्यून को लेकर के। ठीक है, उसमें मैकियावेली मतलब वही मोटिवेशनल ही है कि इवन इफ प्रिंस इज ऑल वेल ट्रेन्ड, उसके पास सारी कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी लाइफ में फेलियर के चांसेस होते हैं, जिसको आप बैड लक कहें या मिसफॉर्च्यून कहें। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से व्यक्ति को अपने जीवन को संभालना चाहिए या कैसा, तो उन्होंने ये जो कहा है कि द नेचर ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक वुमेन, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्च्यून ऑलवेज एम्ब्रेस द ब्रेव मैन। तो आइडिया वही है करेज का, जहाँ से शायद हमने ये बात स्टार्ट की कि अगर आप बुरी परिस्थिति का, बुरे समय का सामना करेज के साथ करेंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित कर लें। तो वही है कि जब हमारे पास परेशानियां आती हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम हार के बैठ जाएं या हम साहस के साथ उसका सामना करें। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, एंड मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून है, चूँकि मुझे दोनों में काफ़ी समानताएं दिखती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। जी मैम, इट इज़ राइटली सेड दैट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय आवर डेली एजेंडा। सो एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, I would like to know what is that motivational message which you would like to give to all the viewers and the aspirants. द मोटिवेशनल मैसेज तो यही है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगी, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो होती है आपके वैल्यू सिस्टम की। और आप वैल्यू सिस्टम को इग्नोर नहीं करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है आपके लाइफ की, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो है इंटीग्रिटी। अगर आप किसी भी काम को इंटीग्रिटी से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सक्सेस ना मिले। और दूसरा, अगर मैं अपने जीवन में मानती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ सक्सेस है, तो दूसरी चीज़ मैं मानती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस पर ध्यान दें कि ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, बिकॉज दैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप ईश्वर में विश्वास रखें, आप अपने वैल्यू सिस्टम में विश्वास रखें, और साथ ही शायद you need lot of blessings of the people around you. Take the blessings of your elders, your parents, your teachers, and I believe that कि आज भी
उन लोगों का आशीर्वाद है, मेरे जितने भी शिक्षक हैं, शायद मुझे ऐसा अनुभव रहता है कि जो भी प्यार और जो भी मुझे सपोर्ट मिला है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप और इंडियन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, आप उनको फोकस करिए एंड कोशिश करिए कि आई ऑल्सो बिलीव कि इन द न्यूटन्स लॉ दैट आफ्टर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर आप लोगों के साथ, आप अच्छा काम कब कर सकते हैं? जब आपका माइंड अच्छा हो। माइंड आपका अच्छा कब हो? जब आपको यू आर इन एन एनवायरमेंट विच इज़ पॉजिटिव। तो the responsibility to create a positive environment lies in you. तो you should know how to deal with the people with respect. आप लोगों को कैसे respect दे सकते हैं, और obviously वो blessings कहीं ना कहीं हमें काम करते हैं, क्योंकि in the success I believe there is a role of both your efforts as well as your luck. So how the luck comes? The luck comes with the wishes of the people, with the blessings of your elders, your teachers, and all those who surround you. And it is very important that you should be like a leader. You should be creating a positive environment around you and among you. You should appear to be a person with lot of hope. People should look towards you. So follow all these things. You should be inspiring the others rather than just beating bush about. आप अपनी ही प्रॉब्लम को रोते रहें, लेके रोते, वो काम नहीं करिए। आप इंस्पिरेशन बनिए, आप खुद दूसरों के लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बनिए। जी। और इस सफ़र में मैम निकलते तो कई लोग हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ आईएएस और आईपीएस, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज है कि शायद वो मंजिल आपके लिए नहीं थी और शायद आप उससे भी बड़ी मंजिल के लिए बने हों। तो हमेशा आई विल से यू एंजॉय योर वर्क and don't just think about the destinations. Life is a journey. Take it as a journey and enjoy the journey. और हमेशा यही सोचिए कि शायद या तो मैं इसके लायक नहीं या ये मेरे लायक नहीं, इसमें से ही कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा होगा। एंड मे बी आई मेंट फॉर समथिंग बिगर, समथिंग बेटर, इफ नॉट बिगर एटलीस्ट समथिंग बेटर। फाइन। आप देखते हैं कि if you talk about Gandhi started as a lawyer. He ended up becoming a father of nation, because you don't know where the destiny takes you. So life is a journey. You should know how to enjoy with the journey. You should know how to enjoy with the fellow travelers in that journey. That is all the more important, because आप किसी दिन आपने एक गोल अचीव कर लिया, आपके पास थोड़े दिन उसका एक्साइटमेंट रहेगा, फिर यू विल रिक्वायर समथिंग एल्स। फाइन। और मैं यही कहूँगी कि आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी पर्सनल इन द सेंस व्हाट मोटिवेट्स मी, what has been a source of inspiration. तो I always believe in the saying in Gita कि आप काम करें, आप फल की इच्छा नहीं करें। और अगर आपने काम किया है आपको फल मिलेगा, अगर नहीं भी तो काम को एंजॉय करें, एंजॉय योर स्ट्रगल। जी। आपसे बात करके, आपके साथ समय बिता के डेफिनेटली मुझे, हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई होगी। और सिंसियर टॉक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी जनता शायद आपको वहाँ से थैंक यू बोल रही होगी। और तो आई थिंक कि सिंसियर टॉक्स और मेरा अप्रोच हैज़ मैच्ड, बिकॉज आई शेयर्ड समथिंग वेरी पर्सनल, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी वेरी नेचुरल, बिकॉज मुझे लगता है कि यही बेस्ट है। एंड थैंक्स कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड आई थिंक योर दिस नेम इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी अपीलिंग, द सिंसियर टॉक्स। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं जनता को बताना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि मैम के ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट जो हैं वो यूट्यूब पर हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रयास था कि हम
यूपीएससी के साथ साथ मैम की जो पर्सनल लाइफ है प्लस मैम के जो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में या फिर उनके स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ओपिनियन है आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद है कि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।